तो पहला जो हम लोग का रोड मैप ये होता है, हम गाइड करते हैं कि आप पहले डेटा एनालिस्ट की इंडस्ट्री में आओ, दैट इज लेवल 1। फिर आप आओ सीनियर डेटा एनालिस्ट के लेवल पे। वंस यू गेट टू द सीनियर डेटा एनालिस्ट लेवल, आप तब डेटा साइंस की इंडस्ट्री में जंप करो। एम आई राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज एकदम से अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनने की कोशिश करोगे तो वो बहुत मुश्किल है। तो डायरेक्टली आप बस अपने डेटा को अपलोड करो, उसमें प्रॉम्प्ट डालो कि चैट जीपीटी मेरे को विजुअलाइज करके दे दो, पावर भी ऐसे भी जल्दी करके दे देता है। साइंटिस्ट गोज ऑन लाइक प्रिस्क्रिप्शन एज एन एनालिस्ट आपको बस बताएगा कि चाहिए आपका डेटा है, इंजीनियर आपका डेटा सॉर्ट करेगा, जो आपका साइंटिस्ट है वो आपका प्रिस्क्रिप्शन देगा, जैसे डॉक्टर आपका प्रिस्क्रिप्शन देता है कि इसके अलावा आप मुझे ये बताओ कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको कौन सी स्किल सेट शुरुआत में सीखनी चाहिए कि वो डेटा एनालिसिस की इंडस्ट्री में आ जाए, फिर आगे क्या उनका स्कोप ऑफ एक्शन होना चाहिए कि वो डेटा साइंस की इंडस्ट्री में जा पाए, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के वर्किंग प्रोफेशनल्स के? समय पे क्या कहोगे कि लिंक्डइन हो गया, Indeed.com हो गया, है ना, और 2-3 साइट्स हैं, है ना, तो Naukri.com है, तो इनसे जॉब लगना इजी है कि मुश्किल है? तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो उसमें आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं, इवन एडटेक का बहुत ज़्यादा नाम खराब हो रहा है कि कोई भी आके बंदा अपना कोर्स लॉन्च कर दे रहा है। उससे क्या कहना है आपका? सो हाय दिव्यंकर, शुरू करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड मेरे को बताएं, आप कहाँ से आ रहे हो, आपके फादर मदर क्या करते हैं, इवन एवरीथिंग, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉडकास्ट को। श्योर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू हर्ष फॉर हैविंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड फिर मतलब एज सच मेरे बारे में कुछ है नहीं, मतलब मेरे परिवार वाज लाइक माय फैमिली, माय फादर, माय ग्रैंडफादर वर इन आर्मी। ओह अमेजिंग। सो ट्रांसफर खेला है हमने पूरी लाइफ है ना, कि 3 साल पूरे, 3 साल इधर 3 साल इधर। अच्छा। बट ग्रेजुएशन मेरा जलंधर से हुआ है। Okay. और आफ्टर माय ग्रेजुएशन मतलब मेरी जो जॉब थी वो नोएडा में लगी। तो अब फैमिली का ऐसा है कि मैं फैमिली का इकलौता बच्चा हूँ, तो उनका ऐसा था कि जहां मैं वहां वो। हाँ। तो अब मैं नोएडा रहा तो फिर वो मेरे साथ रहे नोएडा। हाँ। और हम फिर अब साथ में रहते हैं और मतलब चल रहा है। तो आपकी जितने भी अभी शुरुआत से जॉब्स आप कर रहे हो, सब नोएडा में से आप कर रहे हो? नॉट रियली, मतलब नोएडा में रहता हूँ मैं, बट मैं एनसीआर में जॉब कर रहा हूँ, मतलब कि जैसे मेरी फर्स्ट जॉब नोएडा में थी, फिर जब सेकंड कंपनी मेरी लगी, लेकिन वो मेरी कोविड के टाइम का स्विच था। तो वर्क फ्रॉम होम, और उस टाइम के बाद उसके बाद से सब वर्क फ्रॉम होम ही हो गया। राइट। तो वो गुड़गांव की कंपनियां थी, तो मतलब 2 कंपनीज वर इन गुड़गांव। देन अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। इट वाज आल्सो लक कि जो मेरी वाइफ थी उनका सेम ऑफिस था, सेम ऑफिस कैंपस था। तो भगवान ने मेरे को उसी ऑफिस कैंपस में भेज दिया, और हम मतलब एक ऑफिस रोमांस टाइप का हमारा चल रहा। नाइस। तो हाँ, मतलब नोएडा में ही हम लोग सेटल्ड हैं। अमेजिंग। तो अभी आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो और क्या रोल है आपका अभी? मैं सीनियर डेटा साइंटिस्ट हूँ। यूकेजी एक कंपनी है, अल्टीमेट क्रोनोस ग्रुप। हम क्रोनोस सोल्यूशन एक कंपनी हुआ करती थी, तो उसका अल्टीमेट सॉफ्टवेयर के साथ मर्जर हुआ, तो उन्होंने एक अल्टीमेट क्रोनोस ग्रुप बनाया। उसका प्रोडक्ट टीम है, उसके साथ प्रोडक्ट टीम के साथ हम डायरेक्टली अलाइंड हैं। और हम प्रोडक्ट रिलेटेड इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे फीडबैक, वॉइस ऑफ कस्टमर और इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब चीजों पे काम करते हैं फ्रॉम अ डेटा प्रोस्पेक्ट। गॉट इट। और इस कंपनी में कितने साल से काम कर रहे हो आप? इस कंपनी में मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो टोटल कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग से अब तक डेटा की इंडस्ट्री में आपको? टोटल आई हैव more than 8 years of experience. Okay. Since like the beginning of my career, I was an analyst. मतलब मैं एनालिस्ट था पहले, और अब डेटा साइंटिस्ट, तो और वो भी सीनियर डेटा साइंटिस्ट, मतलब है ना, तो काफी लर्निंग है, मतलब काफी, और अभी भी लर्निंग है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली, लाइक लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो इस पॉडकास्ट को जो है गाइस, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले दिव्यंकर, आप मेरे को अपना बैकग्राउंड बताओ कि आपने अपनी इंजीनियरिंग कहाँ से की, कौन से बैकग्राउंड से की, और फिर आप मेरे को बताना कि जो आपका डेटा एनालिस्ट की जॉब लगी थी वो कैसे लगी, है ना, वहां से स्टार्ट करके डेटा साइंटिस्ट की इंडस्ट्री तक आप कैसे आए, पूरी जर्नी आप हमें अपनी बताओगे? श्योर। तो अब कॉलेज मेरा, मतलब मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मतलब आई वाज ओके, बट लाइक आई जस्ट थॉट दैट द एकेडमिक्स और जो मतलब अभी एजुकेशन है वो मतलब थोड़ा, मतलब मैं उसको, मेरे लिए डिफिकल्ट हुआ करता था वो। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की है, मतलब मैंने कंप्यूटर साइंस से भी नहीं की। मैकेनिकल? हाँ, सेम। मैकेनिकल वाले ही बहुत अच्छा काम करते हैं। ट्रू। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जॉब मार्केट में हम आए। अब मेरे को IMT मानेसर में जॉब मिल रही थी। मानेसर में 12,000 रुपए की जॉब मिल रही थी। अच्छा। और उसके लिए मेरे को घर छोड़ना पड़ता, मानेसर में जाके रहना पड़ता, तो मैंने सोचा बिल्कुल नहीं।
तो Okay. फिर मतलब जॉब हंटिंग चली मेरी, है ना। हम्म। तो EXL करके एक क्लाइंट बेस्ड कंपनी है, Okay. तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। मेरे को पता नहीं था उनका काम क्या है एक्चुअल में, कि जैसे क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में फ्रेशर जाते हो तो आपको आइडिया नहीं होता कि कंपनी आपसे क्या काम करवाएगी। राइट। बट मतलब भगवान का आशीर्वाद या जो भी था, मतलब है ना, तो उस कंपनी में मेरे को एक्सेल और डेटा रिलेटेड वो मिली, विजिबिलिटी मिली। तो जैसे कि आप एक तरीके से नॉन टेक्निकली मैं बोलूंगा, मैकेनिकल को, है ना, हाँ, हम भी कोडिंग पे ज्यादा वर्क करते नहीं है कोडिंग ना। पे ज्यादा वर्क। तो आज का पॉडकास्ट का भी मेन हमारा सीन है कि हमें नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई हाँ। स्टूडेंट प्रोफेशनल है वो कैसे आ सकता है डेटा साइंस की इंडस्ट्री में, या कोई टेक्निकल बैकग्राउंड में वो कैसे आ सकता है। तो पहले तो मेरे को आप ये बताओ कि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे, हाँ। तो आप डेटा के लिए आपने कौन सी ऐसी स्किल सेट सीखी हाँ। जिसके आपको डेटा साइंस में जो है डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब रोल मिल गई आराम से। तो अब इसको ना बाइफरकेट करते हैं। तो रूल्स हैं आपके डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका बहुत मुश्किल है कि आप एकदम से डेटा साइंटिस्ट बनो, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट इज एन एक्सपीरियंस पोजीशन कि आपको मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो आप एनालिस्ट से शुरू करोगे, आप डेटा इंजीनियर से शुरू करोगे। हाँ बिल्कुल। और डेटा इंजीनियर में तो आपको फिर भी पाइथन चाहिए, लेकिन आपको एनालिस्ट के लिए अगर आपको एक्सेल आती है और आपका एनालिसिस स्ट्रांग, मतलब आपको पता है कि डेटा होता क्या है, उसको समराइज कैसे करना है, और आप मतलब कंज्यूमेबल फॉर्म में कैसे लेकर के आना है, तो यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। मतलब आपके पास 1-2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आप इंटरव्यूज लाइन अप करो, आप इंटरव्यूज दो, और आपका मतलब वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। और साइड बाय साइड अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना ही है, क्योंकि तो आप पाइथन कर सकते हो पिक, और पाइथन इतना मुश्किल नहीं है। पाइथन में आपको नमपाई, पांडास एंड देन देयर लाइक मल्टीपल लाइब्रेरीज जो विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, राइट। अलग अलग लाइब्रेरीज होती है जो अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए यूज होती है। नमपाई इज फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, pandas is for like your data structure, and scikit-learn for like their Python is easy, and like every library has like a study material and which you can learn and you can start with. So it's not actually that difficult to pick, and Python is a very readable language. Like if someone gives you a Python code, you can just like read it. Easiest one. हाँ, आप उसको पढ़ सकते हो और आप उसको समझ सकते हो कि अच्छा ये इसने बंदे ने ये किया है, ये किया है, ये किया है। Right. So it's very like it's not that difficult. और यही रोड मैप जो है ना हम लोग अपने स्टूडेंट्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को ही देते हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है। तो मैं गाइस आप लोग के लिए बहुत इजीली ये बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आपको डेटा साइंस की इंडस्ट्री में आना है, आप अगर शुरुआत से ही डेटा साइंस के लिए पढ़ने जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो पहला जो हम लोग का रोड मैप ये होता है, हम गाइड करते हैं कि आप पहले डेटा एनालिस्ट की इंडस्ट्री में आओ, दैट इज लेवल 1। फिर आप आओ सीनियर डेटा एनालिस्ट के लेवल पे। वंस यू गेट टू द सीनियर डेटा एनालिस्ट लेवल, आप तब डेटा साइंस की इंडस्ट्री में जंप करो। एम आई राइट? You are absolutely right, because एकदम से अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनने की कोशिश करोगे तो वो बहुत मुश्किल है। जैसे आजकल मैं देखता हूँ क्या होता है कि people go into machine learning, but even your data science, it's 10% machine learning and 90% engineering. Like the model is only 10% part. Like there's also the analysis and the consumer, like उसको आपको कैसे अपने clients को feed करना है, वो सारा aspect होता है, and it takes a little bit of time. So like to start with data analysis, like that is like a good good starting. Amazing. जो पहली आपकी जॉब थी जहाँ पे आप डेटा एनालिस्ट की तरह रोल वर्क कर रहे थे, तो उसमें आपका वर्क क्या था मेनली? मैं काम करता था अकाउंट रिसीवेबल डेटा पे, HR रिलेटेड डेटा पे, और कलेक्शंस डेटा पे, मतलब ऐसे ही बहुत सारे डेटा पॉइंट्स थे। तो हमारा SAP करके एक ERP हुआ करता था, तो उससे हम लोग डेटा निकाला करते थे। तो उस समय रोबोटिक्स का मतलब आया था, वो RPA करके होता था। तो रोबोट्स वो टूल्स लगाते थे डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए। तो अब वो एक एस्पेक्ट था, उसमें भी काफी लोग गए, बट हम लोग मैनुअली डेटा को निकालते थे, उसको कंज्यूमेबल फॉर्म में लेकर के आते थे, रिपोर्ट्स बनाते थे अपनी सीनियर मैनेजमेंट को पब्लिश करने के लिए, और सब हम एक्सेल पे करते थे। मतलब मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज अ टूल, लाइक योर एक्सेल इज अ टूल, योर पाइथन इज अ टूल। इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, you can do it in Excel, you can do it in Python, you can do it on any software. Let the software industry change, let the infrastructure change, but like if you get those skill sets in line, तो फिर आपको बस टूल चेंज करना है, आपको काम तो आपका मतलब वही रहेगा। अब तो AI भी आ गए, AI से डेटा एनालिसिस हो जाता है पूरा। हाँ, वो बहुत इजी कर दिया उसने, तो उसे कोडिंग भी बहुत इजी कर दिया है तो। एग्जैक्टली। तो डायरेक्टली आप बस अपने डेटा को अपलोड करो, उसमें प्रॉम्प्ट डालो कि ChatGPT मेरे को विजुअलाइज करके दे दो, पावर भी ऐसे भी जल्दी करके दे देता है। हाँ, राइट, रीड कर लेता है बहुत इजीली।
नाइस, अमेजिंग, ग्रेट। ओके, डेटा एनालिस्ट करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? आपके पास क्लैरिटी थी कि किसी ने आपको गाइड किया, कि मेंटोर किया, कैसे? तो इसके पीछे बहुत फनी स्टोरी है एक्चुअली कि मतलब अब मेरा प्रमोशन हुआ था कंपनी में, तो अब जो मेरी जॉब थी उससे मेरे को डेटा और एक्सेल का आइडिया तो हो गया था, राइट, बट अब आगे बढ़ने के लिए थोड़े स्किल सेट चाहिए होते हैं। अब मेरे को उस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि उस समय तो इतना मतलब पता भी नहीं होता था, इतनी विजिबिलिटी भी नहीं थी, डेटा साइंस क्या करना है नहीं जानते थे लोग। तो अब मेरा दोस्त था, वो उसको आइडिया था, सिद्धांत नाम था उसका, तो उसने बोला कि तू आर सीख ले। तो अब आर कैसे सीखे बंदा, तो अब मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन चेक किया कोर्सेज। तो कॉर्सेरा करके उस समय बहुत चला करता था, राइट। कॉर्सेरा से मैंने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मतलब एक कोर्स ले लिया। तो अब वो कोर्स क्या हुआ कि उसने मेरे को इनसाइट्स दी आर में, बट मतलब वो मेरे पास सर्टिफिकेट्स आ गए बट मेरे पास स्किल्स नहीं आ पा रही थी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे पास स्किल्स नहीं आ पा रही थी। तो अब मेरा मतलब माइंड ऐसे चलता है कि जब आपकी लायबिलिटी कम होना तब आप मेहनत कम करते हो, जब आपकी लायबिलिटी ज्यादा होना तो आप फिर ज्यादा मेहनत करते हो। तो फिर मैंने एक और कोर्स में और पैसे फंसाए तो फिर मैंने क्या कहते हैं उससे पढ़ा, मतलब क्योंकि जब आपके पैसे जा रहे होते हैं तो आपके अंदर एक वो भी होता है कि मतलब है ना कि अब आपको इसका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं। Exactly. तो ये भी मेरे को लगता है एक सेल्फ लर्निंग और ये मेंटोर्ड लर्निंग में एक थोड़ा फर्क होता है। ये हमारा साइकोलॉजी है ना, हाँ, मेनली कि अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो भाई मेरे को आउटकम चाहिए, और इंडियन मेंटेलिटी भी यही है, राइट, कि जहाँ पैसा डालोगे तो उसको पूरा निचोड़ना है, हाँ, है ना। अगर ऐसे तो पूरी फ्री में यूट्यूब में भरा पड़ा है, हाँ, है ना, लेकिन बंदा कंप्लीट ही नहीं कर पाता, मोटिवेशन ही नहीं है, ज़ील ही नहीं आएगी, नहीं है। हाँ, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट उससे अलाइन नहीं करेगा, जब तक आपको लगेगा नहीं कि मतलब हाँ इसमें मेरा पैसा गया है और ये मेरे को करना ही करना है, तब तक आप करोगे नहीं। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं आर सीख गया, फिर मैंने पाइथन पिक कर लिया। तो अब मैंने आर और पाइथन जैसे पिक किया तो मेरे पास डेटा का एक्सपीरियंस तो था ही थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से मेरा डेटा इंजीनियरिंग में मेरे को स्विच मिल गया। मतलब इन एन ऑर्गेनाइजेशन QL2 व्हिच वाज एन ऑफशूट ऑफ गूगल, तो उसमें मतलब क्वेरी लैंग्वेज टूल का एक टूल था, तो उसमें मेरे को काम करने का मौका मिला। तो कोई क्लाउड लैंग्वेज भी आपने सीखी थी, AWS Azure, उसके लिए? उस समय पे सब ऑन प्रेम पे हुआ करता, मतलब फर्स्ट जॉब में सब ऑन प्रेम पे हुआ। कौन सी ईयर की बात बता रहे हो आप? ये मैं बता रहा हूँ 2017 18 19 तक सब ऑन प्रेम पे था। ऑन प्रेम एज इन आपका क्या होते थे, कंपनीज के अपने सर्वर्स होते थे, राइट, जिसपे वो लोग SSIS, आपका SQL सर्वर मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज, इनके साथ काम करते थे। तो ये जो ट्रांजिशन आया ये मेरे को लगता है 2020-21 के बाद आया, जब कोविड, जब आपका ग्लोबल इकोनॉमी आई है, तभी क्लाउड बेस्ड वाला ज्यादा। और अगर आपको उस समय पे डेटा एनालिसिस की जॉब मिल रही है, डेटा इंजीनियरिंग की जॉब मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई MNC में या कॉर्पोरेट में ही काम किया होगा आपने, क्योंकि उस समय कोई स्टार्टअप डेटा साइंस को यूज नहीं करता था, क्योंकि आपको अपने सर्वर खरीदने पड़ेंगे, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, which was very expensive. Currently क्लाउड बेस्ड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, तो वो काफी मतलब इजी हो गया कंपनीज के लिए भी, मतलब कि वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं Azure का, and they just like start producing their data, building reports and like setting up their infrastructure. हाँ, अब उनको नॉलेज भी है ना कि डेटा का यूज करके कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, और वो बहुत जरूरी है आज के जमाने में, because there's so much competition, and if you don't have the right direction, then like your business won't be able to grow, and to make the business grow, the data is the strongest weapon. Exactly. It's the like अभी तो ब्रह्मास्त्र है। True, data is the new oil. Yeah, it is. Great. Okay. With that आपने R भी सीखी हुई है, आपने Python भी सीखी हुई है, आप किसको प्रेफर ज्यादा करोगे? मैं Python को ज्यादा प्रेफर करूंगा। The reason being कि अल्टीमेटली आपको जो आपका डेटा है वो आपको किसी को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, किसी को शो करना पड़ता है, राइट। तो अगर आपको वो किसी को शो करना है तो उसके लिए पाइथन इज लाइक वो ज्यादा इजीली इंटीग्रेट हो जाता है मल्टीपल चीजों के साथ, जैसे कुबरनेटिस चलता है, कुबरनेटिस आपका डिप्लॉयमेंट टूल है, राइट, तो उसके साथ इजीली हो जाता है। फिर फ्लास्क एप्लीकेशन है, और इवन पाइथन में ऑलरेडी लाइब्रेरीज बनी हुई है इजीली, इसका यूज करके आप कर सकते हो आराम से काम। यस, सो पाइथन में बहुत सारे, मतलब पाइथन के साथ आप सब कुछ कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर के डेटा साइंस, आप नॉर्मल एप्लीकेशन बिल्डिंग, आप सब कर सकते हो। मतलब पाइथन इज easiest language, like currently it's the most most
effective way to get technical without getting technical. ठीक है, तो डेटा इंजीनियरिंग की जो आपने किया वो कितने साल तक किया था वहाँ पे? डेटा इंजीनियरिंग में मैंने 1 साल किया था। 1 साल किया। उसके बाद आपने क्या स्विच किया? फिर मैं एक्सा एक्सेल करके थी, उस एक इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर था, जैसे आपने सुना होगा भारतीय एक्सा। एग्जैक्टली। सो एक्सा इज अ फ्रेंच इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, उसका गुड़गांव में ऑफिस है। ओके। तो वहां पे मेरे को मतलब एक टीम को, मतलब एक डेटा इंजीनियरिंग टीम को लीड करने का मौका मिला था। ओके। तो वहां पे फिर मैं सीनियर डेटा तो काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट रोल भी आपने वहां पे किया है? हाँ जी। सीनियर डेटा इंजीनियर का? हाँ जी। ओके, गॉट इट। तो डेटा इंजीनियर से डेटा साइंस के रोल में, सीनियर डेटा साइंस के रोल में कैसे आपने शिफ्ट किया? वो तो फिर सिंपल है, मतलब एक बार अगर आपको डेटा एनालिसिस आ गया, आपको डेटा इंजीनियरिंग आ गया, तो फिर आपको बस उन दोनों को मर्ज करना है और आप फिर डेटा साइंटिस्ट मतलब बन जाओ, क्योंकि आपका डेटा साइंटिस्ट करता ही है, आपका डेटा साइंटिस्ट ईटीएल करता है। ईटीएल मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड करता है, और उसके साथ साथ उसमें मशीन लर्निंग लगाता है, फिर उसको वो फ्रंट एंड पे डिप्लॉय करके सर्व कर देता है। तो अगर आपका मतलब एनालिसिस एस्पेक्ट सॉर्ट हो गया, आपका कोडिंग एस्पेक्ट पाइथन में थोड़ा सॉर्ट हो गया, तो फिर आप डेटा साइंस के लिए रेडी हो, मतलब फिर बस इंटरव्यू देके जॉब निकालनी है। तो देवेंकर, अब अपने सीनियर डेटा साइंटिस्ट के रोल पे आप वर्क कर रहे हो, तो आगे का क्या प्लान है आपका? तो अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया ना, मतलब अब तो जॉब जैसे जिस लेवल पे जॉब कर सकते हैं वहां पे हम कर रहे हैं। अब आगे क्या है कि स्किल इम्प्रूवमेंट एज इन, बिकॉज आवर फील्ड इट never stops you from learning, and the technology changes very frequently. AI आ रहा है, prompt engineering आ रहा है। Exactly. So अब क्या है, अब मशीन लर्निंग से शिफ्ट होकर के मामला आ गया है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे और एजेंटिक मॉडल्स पे, AI एजेंट्स। AI एजेंट्स। तो आप उस पे भी वर्क कर रहे हो कि मैं पिछली बार आपसे बात हुई थी जब, तो आपने बताया था कि आप चैट जीपीटी, ओपन AI के उस पे वर्क कर रहे हो, तो क्या उसके बारे में बताओगे आप मुझे कुछ? हाँ जी। तो अब जैसे अगर आप मार्केट के साथ नहीं स्विच करोगे तो फिर कंपनी आपको निकाल करके कोई और ले आएगी जो कि जो कि उनका स्किल सेट मैच कर रहा है। तो हम लोग को स्विच मतलब चेंज तो करना पड़ता है अपना स्किल सेट टाइम टू टाइम। तो अभी जो मार्केट में चल रहा है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड आपके एजेंट्स, मल्टी एजेंट्स। सो व्हाट दोज एजेंट्स डू इज लाइक दे विल लाइक डू द वर्क व्हिच अ पर्सन इज डूइंग। एग्जैक्टली। And you don't have to hire them. जो रिपीटेटिव टास्क वर्क है वो AI एजेंट्स ले लेंगे और उनका वर्क करते रहेंगे, और जो काइंड ऑफ ब्लू कॉलर जॉब्स है वो थोड़ी कम हो जाएंगे। स्किल बेस्ड जॉब्स will be like like so it's like you need to be an AI user, like in this in current scenario you need to be an AI user. So जैसे लोग बोलते हैं कि AI जॉब रिप्लेस कर देगा, AI जॉब रिप्लेस नहीं करेगा। जो बंदा AI को यूज कर रहा है उसको जॉब खा जाएगा। एग्जैक्टली। तो अपनी स्किल सेट कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हो, उसको यूज करो। दूसरी चीज, हम लोग मेनली जैसे कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो उनको स्विच करना होता है डेटा साइंस इंडस्ट्री पे, तो हम क्या रिकमेंड करते हैं? ऐसे कोई बंदा काम कर रहा है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई में, या कोई काम कर रहा है फाइनेंस बैकग्राउंड में, कोई काम कर रहा है हेल्थ केयर बैकग्राउंड में, तो हम क्या रिकमेंड करते हैं यहाँ से कि आप हर इंडस्ट्री में डेटा साइंस का यूज हो रहा है, डेटा एनालिसिस का हर इंडस्ट्री में डेटा आ रहा है, डेटा साइंस का यूज हो रहा है और वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप भाई फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो फाइनेंशियल डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, आप लॉजिस्टिक बैकग्राउंड से हो लॉजिस्टिक डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, है ना? जिस बैकग्राउंड में हो वहीं पे डेटा साइंस की इंडस्ट्री में चूज करो, क्योंकि आप फ्रेशर नहीं खिलाओगे, आप खिलाओगे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। Exactly. अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से आए हो, फाइनेंस बैकग्राउंड से आए हो, आपने डेटा साइंस सीखा और लग गए आप हेल्थ केयर में, तो भाई फ्रेशर खिलाए जाओगे। सो ये हम लोग मेनली जो है काइंड ऑफ उनको बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये कोई सही है कि नहीं है? इसमें एग्री करते हो आप कि नहीं? मैं इससे पार्शियली एग्री करता हूँ, क्योंकि जो आपके स्किल सेट्स हैं, अब आपका कोई भी जो जॉब होंगी, दो काम होंगे ना, दो काम कभी भी सेम नहीं होंगे। राइट। अगर जैसे दो कंपनियां हैं, कोई अगर कंपनी एक काम को किसी तरीके से कर रही है तो दूसरी कंपनी उसी काम को भी अगर कर ही रही होगी तो उसका क्या पता तरीका दूसरा हो। एग्जैक्टली। सो योर वर्क विल नेवर बी द सेम। हाँ, टू स्टार्ट विद, लाइक इफ यू जस्ट स्टार्टिंग विद, तो सबसे अच्छा ये होता है कि जो आपके पास रेडिली अवेलेबल डेटा है, जो आपके पास ऑलरेडी डेटा सोर्सेज हैं, क्योंकि हर कंपनी के पास डेटा सोर्सेज हैं, आप छोटे से बड़े लेवल पे आप सभी डेटा पे काम कर रहे हो, है ना? कि आपके पास होगा एक एक्सेल में डेटा होगा, चाहे ट्रैकर ही हो, लेकिन आपके पास डेटा होगा। तो आप उसी से शुरुआत करो, उसी पे कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, अपनी कंपनी को पिच करो। अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देगी उसको आगे बढ़ाने का, और अगर नहीं होगी तो आपके पास स्किल सेट तो आ ही रहा है, आप उसको रेज्यूमे में अपडेट करो एंड लाइक जस्ट लाइक लेकिन लुक फॉर कोई बंदा पिच तो उसी कंपनी को करेगा ना। अगर कोई कंपनी स्टार्टअप है या या एमएनसी कोई कंपनी है तो वहां पे तो पिच तो वो कर नहीं सकता। नहीं, अगर आपका स्किल सेट, जैसे
आपको काम करने से कोई नहीं रोक रहा, मतलब डेटा साइंस और एनालिसिस में आपको काम करने से खाली आप खुद ही रोक रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो डेटा है, आपके पास कैगल में बहुत है, आपके पास यूसीआई रिपोजिटरी में बहुत है। अगर आप उसी डेटा के ऊपर सीख करके बहुत अच्छा एनालिसिस करके गिटहब में प्रोजेक्ट्स अपलोड कर दो और ये आप किसी भी मतलब इंटरव्यूअर को सर्व करो कि भाई ये मैंने ये सारे काम किए हैं, तो वो नहीं पूछेगा कि आप मतलब क्या किया है, कैसे किया है। हाँ, एक्सपीरियंस मतलब इज गुड, बट आई बिलीव इंटरव्यू एंड लाइक योर रेज्यूमे, लाइक व्हाट यू नो, एंड देन द कॉन्वर्सेशन यू आर हैविंग विद द पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो इट गोज अ लॉन्ग वे। ओके, सो दिव्यंकर, ऐसे कोई एक हमारे पास आते हैं मोस्टली अलग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से वर्किंग प्रोफेशनल्स, है ना, क्योंकि हम 90% वर्किंग प्रोफेशनल्स को सर्व करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं कि वो अपने बैकग्राउंड से डेटा साइंस की इंडस्ट्री में कैसे आ सके, है ना। तो अब कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसके पास जो अर्न कर रहा है ऑलमोस्ट 12 लाख 15 लाख रुपए साल का, है ना, और उसको डेटा साइंस की इंडस्ट्री में आना है, तो आप क्या उसको ऐसा रिकमेंड करोगे कि वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कहलाए rather than being called as a fresher? Okay. So Harsh, like first of all, like if a person is earning 12 to 15 lakhs, he is already an experienced professional. Exactly. Like he is an experienced professional. It's just that उनके स्किल सेट क्या पता अलग हो, मतलब है ना कि बट मेरे को आज ऐसा लगता है कि आज के जमाने में everyone is working on data. Right. Like आप किसी भी पोजीशन पे देखो, कैसे भी देखो, तो आप डेटा पे काम कर ही रहे हो। हाँ, लॉजिस्टिक में सप्लाई में करो तो एक्सपोर्ट का डेटा है अपने पास, आप डेटा पे काम कर रहे हो। तो जो आप स्किल सीखते हो, आप उसको बस अपने डेटा पे अप्लाई करो, है ना। आप उस जो स्किल सीखते हो उनको अपने डेटा पे अप्लाई करो, उसका एक पॉजिटिव आउटकम दिखाओ, है ना, अपनी कंपनी को दिखाओ, है ना। अगर अपनी आपकी कंपनी उसको अप्रिशिएट करती है, अगर आप उसमें डायरेक्शनल चेंज कर सकते हो, तो आपकी कंपनी भी आपको अपॉर्चुनिटी देगी। लेकिन अगर चलो नहीं, आपकी कंपनी बोल रही है नहीं हमको ये सब नहीं चाहिए, आप अपना ही काम करो जो आप कर रहे हो, तो जो आप उस डेटा से आप काम कर रहे हो उसका एक पोर्टफोलियो बनाओ, आप गिटहब पे बनाओ या कहीं पे भी बनाओ, और उसको अपने रेज्यूमे में अपडेट करो एंड आस्क समवन एल्स फॉर अ जॉब। एग्जैक्टली, कॉम्पिटिटर भी हो सकता है उस कंपनी का, या हो सकता है जिसको उससे फायदा हो जाए। खैर दूसरी कंपनी का डेटा तो हमें यूज करके नहीं करना है, लेकिन काइंड ऑफ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जैसे कि ये आपने नई चीज मेरे को बताई है, ये कोई भी कर सकता है इजिली, कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है भाई, कहीं तुम काम करो जैसे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में ही काम कर रहे हो, तो तुम्हें ऑलरेडी डेटा तुम्हारे पास आ रहा है, एक्सपोर्ट का आ रहा है, सप्लाई का आ रहा है, उसका यूज करके कहां से हम प्रॉफिट कंपनी मोर जनरेट कर सकती है, वो डेटा कंपनी को दिखाओ, है ना। कंपनी को तुम डेटा दिखा रहे हो, कंपनी को अगर पसंद आया वो अप्लाई करेगी, नहीं पसंद आया नहीं अप्लाई करेगी। वो पोर्टफोलियो को तो अपने बनाते रहो, गिटहब में पोस्ट करो, पोर्टफोलियो को बनाओ, क्योंकि ये काइंड ऑफ तुम अपनी कंपनी में डेटा को यूज करके अपना एक्सपीरियंस गेन करते हो। और नेक्स्ट जो आप डेटा की इंडस्ट्री में कभी आप आओगे तो उसको यूज करके तुम इजिली दिखा सकते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने यूज किया, ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया, और जॉब लगा सकते हो। यस, एग्जैक्टली। तो आप जैसे सीनियर पोजीशंस पे, तो हमको कोई टास्क्स नहीं देता, मतलब हमको कोई ये नहीं बोलता कि हमको ये कर दो, है ना। हमको वो टास्क्स खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। हमको बस एक विजन दिया जाता है कि वी वांट टू अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ कस्टमर, व्हाट द कस्टमर इज सेइंग, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई, अच्छा तो हम वॉइस ऑफ कस्टमर में क्या क्या कर सकते हैं, तो हम फीडबैक सोर्सेज उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हाँ, हमारे फीडबैक सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, फिर उन फीडबैक सोर्सेज को हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं एक चैनल में, और फिर हम उनको एक रिपोर्ट में कैसे लगा सकते हैं, फिर हम उनसे क्या इंसाइट जनरेट कर सकते हैं, उसमें हम कौन सी टेक्निक्स लगा सकते हैं, ये सारा हमारा डिसीजन है। Exactly. है ना। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप विच इज योर एनालिसिस ऑफ योर डेटा, एंड यू कैन डू दिस ऑन any kind of data, like you can do this on a simple tracker, जो आपका employee tracker होता है, जो आप मतलब जो तो नॉर्मल चीज है, मतलब है ना कि अगर आपका एक कोई अगर कंपनी जो टीम है, टीम का ट्रैकर भी होता है, तो उस पे भी आप वो डेटा निकाल करके ये निकाल सकते हो कि मतलब कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है, बेसिक मतलब है ना कि, और जो अच्छा काम कर रहा है फिर उसमें वो क्यों अच्छा काम कर रहा है, उसके क्या पर्क्स है, मतलब है ना। Same goes for a department or like for a store, like if you're talking about supply chain. These techniques are like scalable. You can like do it on a very small scale. You can do it on a very large scale. Right. And if मतलब अगर आपको जॉब ही चेंज करनी है, मतलब आपको स्विच ही करना है, आपकी कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही, so do it on a small scale on the data which you have. Just gain expertise, just gain experience, and like update your resume, apply for jobs, go for those resume.
और फिर आपका जो जेडी होगा उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, उसके हिसाब से आप स्किल सेट सीखो। आपका डेटा रेडिली कैगल पे अवेलेबल है, यूसीआई रिपोजिटरीज पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करो, आप उसमें टेक्निक्स लगाओ, आप गिटहब पे वो प्रोजेक्ट्स अपलोड करो, और जस्ट अपने वो जो इंटरव्यूअर होगा उसको, जो एचआर भी होगा, बोलो कि ये मैंने सारा काम किया है, देखो, है ना, और वो फिर देखेगा, है ना, कि अगर उसके वो जेडी मतलब जॉब रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा होगा तो वो आपको फिर वो बुलाएगा। एक्सपीरियंस, जहां तक मैंने बहुत जॉब स्विच की है, सॉरी है ना, तो एक्सपीरियंस आपका बस पेपर पे होता है कि आपने इतने साल यहाँ पे काम किया है ना। अब और क्योंकि आपकी हर कंपनी में काम अलग होता है, अगर आप डेटा इंजीनियर भी हैं, तो जैसे मेरी QL2 वाली जो कंपनी थी उसमें मेरा वेब स्क्रैपिंग का काम था। वेब स्क्रैपिंग एज इन कि हम कॉम्पिटिटिव प्राइस एनालिसिस करते थे। हम क्या करते थे, वॉलमार्ट, अमेजॉन, इन सब से डेटा निकालते थे, मतलब निकालते थे, और फिर इसमें जैसे मल्टीपल SKUs होते हैं प्रोडक्ट्स के, उसमें हम प्राइस कंपैरिजन करते थे, जो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है उस पे, हाँ, उसे प्राइसिंग मॉडल बना करके, मतलब बहुत फ्री फ्लोइंग काम था ये, मतलब है ना कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट लेकिन इसे सिखाया, मतलब है ना, तो अब वो ये जबकि डेटा इंजीनियर का काम आपका खाली एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड का होता है, जो कि और जो आप कहीं पे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। एनालिस्ट का काम होता है आपका डेटा समझ करके उसको कंज्यूमेबल फॉर्म में देना। साइंटिस्ट गोज ऑन लाइक प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन एज एन एनालिस्ट आपको बस बताएगा कि अच्छा ये आपका डेटा है, इंजीनियर आपका डेटा सॉर्ट करेगा, जो आपका साइंटिस्ट है वो आपका प्रिस्क्रिप्शन देगा। जैसे डॉक्टर आपका प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आप ये कर सकते हो ताकि आप ठीक हो जाओ, तो वो आपको ये सब कुछ समझ करके बना करके आपको बताएगा कि आप ये कर सकते हो ताकि आपका बिजनेस इस डायरेक्शन में जाए। प्रिस्क्रिप्शन, लाइक प्रिडिक्शन इज जस्ट अ पार्ट, लाइक आई बिलीव प्रिस्क्रिप्शन, लाइक इट्स मोर like prescribing ki aisa karo ki aur better ho jaye business. Yes, because prediction only goes so far, right? Like prediction is not always accurate. Amazing. तो आपने तो तीनों काम किए, डेटा एनालिसिस का भी रोल किया है, डेटा इंजीनियरिंग का भी रोल किया है, डेटा साइंस का भी रोल किया है, कौन सा सबसे बेटर लगा? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो आपका डेटा साइंटिस्ट का ही रोल है। मतलब वो बिल्कुल फुल फ्लेजेड, हमको ऐसा लगता है कि हम बिजनेस को रन करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। मतलब इट्स अ वेरी हमारे बिना जो है बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल नहीं होगा। हाँ, मतलब हमारे बिना डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। CEO भी आकर के हमसे आकर के पूछते हैं, अच्छा मतलब ये इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ये बताओ कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको कौन सी स्किल सेट शुरुआत में सीखनी चाहिए कि वो डेटा एनालिसिस की इंडस्ट्री में आ जाए, फिर आगे क्या उनका स्कोप ऑफ एक्शन होना चाहिए कि वो डेटा साइंस की इंडस्ट्री में जा पाए, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए? So non-technical, like analysis, I believe, खाली एनालिटिक्स करने के लिए आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल नहीं होना, मतलब है ना, उसके लिए आप टेक्निकल भी कर सकते हो, नॉन टेक्निकल भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट विद बेसिक एनालिसिस, लाइक जस्ट गो फॉर योर SQL, Excel and Power BI. These are completely non-technical. Like you don't need, like if someone thinks like SQL is technical, like it's not technical. Like SQL is a very simple language. Like if you understand how a data is structured, then there are like only so many like syntax, like so many syntax, मतलब कुछ ही है, और आप उसको अरेंज करके आप बहुत SQL क्वेरीज लिख सकते हो अपनी। Exactly. तो गाइज, अगर आपको पाइथन सीखनी है, स्टैटिस्टिक्स सीखनी है, मशीन लर्निंग सीखनी है, तो हमने जो है एक इंडिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम लॉन्च किया है यूनिक्लिफ ने, जिसमें हम पाइथन सिखाते हैं, डेटा साइंस सिखाते हैं, टूल सिखाते हैं, स्टैटिस्टिक्स सिखाते हैं, मशीन लर्निंग सिखाते हैं, टोटली बेसिक से लेकर एडवांस तक। और अगर आपको ये सीखना है 30 डेज बूट कैम्प में हमारे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस सिर्फ 399 रुपीज है। ओके, यस, तो स्टार्ट करते हैं। आगे आप कुछ बता रहे थे। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए एक्सेल से। एक्सेल इज द मोस्ट इजीएस्ट टूल टू लर्न एंड इट विल गेट यू कंफर्टेबल विद द डेटा। क्योंकि जो आपका इस पूरी जर्नी में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सब कुछ करके आप करते हो, आप इनसाइट जनरेशन करते हो। आप एक डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ला करके उससे इनसाइट्स जनरेट करते हो। और अगर ये आप एक्सेल पे कर सकते हो, तो आप SQL पे भी कर सकते हो, आप पाइथन पे भी कर सकते हो, आप पावर BI पे कर सकते हो। तरीके अलग होंगे, अगर आपको पता है तो आप ये किसी भी, बिकॉज एवरीथिंग इज अ टूल, है ना। और बाकी फिर
हमको काम तो हम किसी भी टूल पे कर सकते हैं, एआई का यूज कर सकते हैं, एआई का भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमको पता है कि हमको क्या करना है, तो हम अगर एआई को भी बता देंगे कि हमको ये करना है, तो एआई भी हमको करके दे देता है। तो क्या लगता है आपका कंपनीज एआई का इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने? यस डेफिनेटली। लाइक जैसे बाकियों का तो अब मैं क्या ही बोलूं, हमारी कंपनी ने अभी बहुत सारा अपना जो बजट है वो एआई के डेवलपमेंट पे ही लगा रखा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेसिंग एज एन एजेंट डेवलपमेंट, लाइक गिविंग द कस्टमर्स एजेंट्स, बिकॉज हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो उन एजेंट्स को यूज करके मतलब वो, तो आपकी कंपनी एआई एजेंसी बनाती है, वो बेचती है एजेंट्स? अभी चल रहा है, मतलब बिकॉज आई लाइक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव अभी जो एआई है ना वो बहुत ही न्यू है, राइट? मतलब everyone is trying to learn, and no one is like there yet, like everyone is trying to do things, but like it's still difficult as in कि अगर आपका जैसे मल्टी एजेंट है तो उसको डायरेक्शन देना, और मतलब अब मैं टेक्निकल वर्ड्स में आपको समझा सकता हूँ, but like it's a complicated kind of a thing to do, and everyone is trying to do it. Like it's going to take around one and a half years to get that multi-agent model in place. But हाँ, अभी large language models आपके चल रहे हैं, आपके chatbots चल रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, everyone is working on it. हाँ, जब से चैट जीपीटी आया है ओपन एआई का, उसके बाद से तो एआई इंडस्ट्री एकदम से बूम होनी चालू हो गई। हाँ जी, right. Everything is now like AI based. Everyone is like like at least 40%, 30 to 40% of our company's focus is on like building AI related. तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अब जो AI आ गया है ना, तो डेटा साइंस इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? AI की वजह से वो थोड़ा काम कम हो जाएगा डेटा एनालिसिस का, कि काम और बढ़ने वाला है? मेरे को तो लगता है डेटा साइंटिस्ट एनालिस्ट का काम और बढ़ जाएगा, मतलब AI के आने से, बिकॉज बट द केवियट इज कि यू नीड टू बी एन AI यूजर, बिकॉज आप अगर समुद्र के में तैरने की कोशिश करोगे तो आप उसी डायरेक्शन में तैर सकते हो जहां पे मतलब आपको समुद्र लेके जा रहा है, ऑपोजिट में नहीं तैर सकते, राइट? तो अभी एआई के आने से मेरे को लगता है काम इजी भी हो गया है फॉर मतलब, क्योंकि आपका जो रिडंडेंट और जो आप मतलब आपका एआई आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, कि वो आपका जो कोड है उसको डिकोड करने में हेल्प करता है, आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, उसको और बेटर करने में हेल्प करता है। बट हाँ, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, मतलब केवियट तो यही है, मतलब है ना। तो AI is a very good friend if you like work, if you accept AI, and because few of my friends they are like कि हमने मतलब 6 साल लगाए हैं मतलब ये स्किल सीखने में, अब हम AI से क्यों करें, है ना? सही बात है, लेकिन AI बेटर करता है। आपने 6 साल लगाए हैं, उसके पास इतना बड़ा डेटा से, अच्छी बात है ना, आपका काम आसान कर दिया। हाँ, काम आसान कर दिया, बट वो ईगो पे ले जाते हैं थोड़ा। वो ईगो पे नहीं लेना, मतलब उसको यूज करना है, ही इज अ फ्रेंड, AI इज अ फ्रेंड। एग्जैक्टली, ग्रेट। तो आपने पूरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आप डेटा एनालिस्ट बने, बहुत बड़ी बात है, डेटा इंजीनियर के रोल में आए, डेटा साइंस के रोल में आए, तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस हुई इस पूरी जर्नी में, यहाँ तक, इस रोल तक, सीनियर डेटा साइंस के रोल तक आने तक? प्रॉब्लम लर्निंग is the problem. Like to get good amount of learning you need to have good direction. That direction is missing. Clarity नहीं होती है कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आप शुरू करेंगे तो आपको ये भी डिफरेंस नहीं पता होगा कि मतलब एनालिस्ट और इंजीनियर और साइंटिस्ट, क्योंकि सब मिक्स एंड मैच ही है, और ये स्किल साइड भी मिक्स एंड मैच ही है। आपकी कंपनीज भी ये कोई काम इजी नहीं करती हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स चाहिए, बट ट्रेन कोई करना नहीं चाहता। तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू सेल्फ लर्निंग, मतलब आपकी सेल्फ लर्निंग ही होती है, एंड सेल्फ लर्निंग विदाउट डायरेक्शन इट देन अगेन इज डिफिकल्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारे पास आते हैं ना, मोर देन 90% वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास क्लैरिटी नहीं है कि डेटा साइंस इंडस्ट्री में तो आना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, लेकिन कैसे बनना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, चलो डेटा साइंटिस्ट बन गए, उसके बाद क्या करना है, मतलब उनको ये आइडिया नहीं है कि कौन से स्किल सेट से हमें स्टार्ट करना है, कौन सी प्रोजेक्ट्स हमें करने हैं, क्या हमें करना चाहिए, कोई मेंटोरशिप नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, मेंटोरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इस जर्नी के लिए? मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेंटोरशिप आपको एक तो डायरेक्शन देगी, आपको लर्निंग डायरेक्शन। देयर इज सो मच टू लर्न, आप सब कुछ नहीं सीख सकते, है ना। आपको अपना फोकस थोड़ा सा तो अलाइन करना पड़ेगा। True. ये तो फर्स्ट एस्पेक्ट है। देन कम्स द एस्पेक्ट ऑफ योर रेज्यूमे, लाइक रेज्यूमे बिल्डिंग, देन इंटरव्यूज, लाइक एंड लाइक मेंटोरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
सेल्फ लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या मतलब आपको खुद भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, मतलब है ना, आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। सिर्फ मेंटोरशिप पे आपको जो है एकदम बिलीव नहीं करना पड़ेगा, खुद भी टाइम आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन तो मिल गया। हाँ। लेकिन डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करना, एक्शन उसमें यूज करना है, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, ये तो रोल आपका है ना। कोई मेंटोर आपको पीछे से तो पावर पुश करेगा ही नहीं कि इसको करो, है ना। वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, 20वीं बार देखेगा कि आप मान ही नहीं रहे, वो छोड़ देगा। तो सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ओके, ग्रेट। विद दैट की रोड मैप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए? अब डेटा साइंस इंडस्ट्री, नॉन टेक्निकल का हमें पता चल गया, जो टेक्निकल बैकग्राउंड में है अगर उसको डेटा साइंटिस्ट बनना है, उनके लिए क्या आपका है रोड मैप आपके हिसाब से? अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो उनको फिर पाइथन मतलब आता होगा, थोड़ा बहुत तो आता होगा। तो उनको बस क्या लाइब्रेरीज थोड़ी सी पिक करनी है। देख, मेरा अभी भी कहना यही है कि आपको थोड़ा सा आउटकम फोकस्ड होना चाहिए और टूल फोकस्ड नहीं होना चाहिए। मतलब आउटकम फोकस्ड एज एन के टूल तो आप कोई भी पिक कर सकते हो, बट आप उससे करने की क्या कोशिश कर रहे हो, वो जो चीज है ना, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। Exactly. कि अगर आप टेक्निकल हैं तो आप इजीली पिक कर लोगे NumPy, Pandas, scikit-learn। कोडिंग लर्न करना डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी होगा। यस, TensorFlow, लाइक इफ यू वांट टू गेट इनटू इमेज एनालिटिक्स, बट उनके कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना। अब वो कोर कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो अगर आप वो कोर कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो फिर मतलब इजी है। मेरे हिसाब से विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, जो अभी एआई आ गया है, तो उससे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, दे आर देयर इन द सेम प्लेस। इट्स जस्ट दैट टेक्निकल वाले जो है ना, वो थोड़े से कंफर्टेबल है कि विद द कोडिंग एनवायरनमेंट एंड विद द आईडीज, और नॉन टेक्निकल वाले थोड़ा सा वो देख के डर जाते हैं। बाकी नहीं तो सेम है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो तो आप एक मतलब किसी चैट जीपीटी को भी बता दोगे कि अच्छा मेरे को ये करना है, मेरे को एक कोड स्निपेट दे दे, तो वो भी आपको एक बहुत अच्छा कोड स्निपेट दे देगा। बट आपको फिट करना पड़ेगा अपने मॉडल में और उसको चलाना पड़ेगा। तो अब टेक्निकल के लिए जैसे मैं रोड मैप ये बोलूंगा कि आपका मशीन लर्निंग पार्ट हो गया आपका, जैसे डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको मशीन लर्निंग पार्ट हो गया, एज इन आपने सारे मॉडल सीख लिए, क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन और क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, बूस्टिंग, बैगिंग मॉडल्स, और ये रेगुलराइजेशन, ये सारे जो आपके हैं ये आपके मॉडल्स हो गए। Exactly. ये 10% पार्ट है। फिर उसके बाद आपको ETL पार्ट देखना पड़ेगा। ETL पार्ट जो है कि डेटा कहाँ से लेकर के आना है, उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, उसको कैसे सेव करना है, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको करना है क्लाउड बेस पे, क्योंकि आजकल क्लाउड बेस चल रहा है। तो आपके SDKs आते हैं, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आते हैं, Azure के होते हैं, GCP के होते हैं, सबके अलग अलग ये होते हैं। तो आपको ये इससे थोड़ा सा अपना फेमिलियरिटी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके बाद आपको डिप्लॉयमेंट देखना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम माई लाइक साइड, बिकॉज लोग क्या करते हैं इंटरव्यूज में, उनको पता नहीं, लाइक ये सीखते नहीं है डिप्लॉयमेंट पार्ट। जैसे कुबरनेटिस, मतलब आपने सब कुछ बना लिया, आपने सारे मॉडल बना लिया, आपने सब एनालिसिस कर लिया, लेकिन आप उसको सर्व कैसे करोगे? है ना, क्योंकि हमको तो डेटा नहीं रखना ना, हमको तो वो डेटा किसी को देना है। मतलब है ना, या तो हमारी अपर मैनेजमेंट को देना है, या किसी सर्विसिंग टीम को देना है। तो वो सर्विस कैसे करेंगे? अब इसको सर्विस करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको एंड पॉइंट जनरेट करके एक इंटीग्रेशन टीम को दे दो, या आप रिपोर्टिंग कर लो, है ना, कि आपने पावर BI पे रिपोर्ट बना दी उस डेटा की और वो दे दी, जो कि अपर मैनेजमेंट को देते हैं हम। या फिर हमने क्या किया, उसका एक एंड पॉइंट जनरेट कर दिया और वो हमने किसी सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन टीम या किसी को दे दी, और वो उसको अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करके आगे रिजल्ट्स शोकेस करेगा। तो ये पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा अगर आप टेक्निकल, मतलब जैसे अगर आप अच्छा पिक कर चुके हो तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि मतलब ऑलरेडी डेटा इंजीनियर्स या एनालिस्ट हैं, उनको अगर जैसे आगे बढ़ना है। गॉट इट। जो ऑलरेडी डेटा इंजीनियर है उनके लिए बताया ना आपने? हाँ जी, जो प्रॉपर टेक्निकल नहीं, जैसे कोई वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा है ना, या कोई कर रहा है दूसरी इंडस्ट्री में काम, उनके लिए तो फिर सिंपल है, आपको 2-3 लाइब्रेरीज पाइथन में सीखनी है बस, है ना, कि खाली अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग में जाना है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एनालिटिक्स इज द फर्स्ट, इंजीनियरिंग टेक्निकल ऐसा है, जैसे बिगिनिंग पॉइंट पे आपके 2 हैं कि एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, एंड आपके डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर आपके टेक्निकल होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट और ये जो आपके होते हैं डेटा एनालिस्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ये जो होते हैं आपके नॉन टेक्निकल होते हैं, जो अभी आपके एनालिसिस पे काम करते हैं, टूल्स बेसिस पे,
विजुअलाइजेशन पे काम हाँ, करते हैं, विजुअलाइजेशन पे, नॉर्मल डेटा पे, और ये आपके ETL पे काम करते हैं, डेटा मैनेजमेंट पे काम करते हैं। और फिर इन दोनों को मिला दोगे तो आपके डेटा साइंटिस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है, कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो वो, अगर उसको डेटा साइंस की इंडस्ट्री में आना चाहिए तो पहले डेटा इंजीनियरिंग के रोल पे आए, फिर डेटा इंजीनियरिंग के रोल करने के बाद डेटा साइंस के रोल पे करें। यस, लाइक आपको दिक्कत बस ये है कि आपको डेटा साइंस में इतनी जल्दी, जब तक आपके पास 8, 9, 10, 12 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब एटलीस्ट 4-5 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब मिनिमम के, मतलब है ना, और वो भी डेटा इंजीनियरिंग और आप एनालिसिस में अगर है तब भी आप स्विच कर जाओगे, कर सकते हो, है ना, लेकिन इसमें होना चाहिए, आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मतलब ये ज्यादा इजियर भी है और फास्टर भी होगा इनके लिए थोड़ा सा इस डेटा साइंस की इंडस्ट्री में आना। पहले अगर वो डेटा एनालिसिस या डेटा इंजीनियरिंग कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, हमें काइंड ऑफ ये तो करना पहले पड़ेगा डेटा साइंस से आने। राइट, टोटली अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो अब आपके हिसाब से डेटा साइंस की इंडस्ट्री में आने के लिए हम प्रोजेक्ट्स कहाँ से सीख सकते हैं, या प्रोजेक्ट कहाँ पे कर सकते हैं? कोई साइट्स अगर आपको नॉलेज हो? हाँ, मल्टीपल साइट्स हैं। तो जैसे अगर आपको खाली डेटा चाहिए तो आपके पास Kaggle है, आपके पास UCI रिपोजिटरी है, राइट, ओके। अगर आपको अपना पाइथन और कोडिंग अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास लीड कोड है, और जब आपको ये सारा अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है तो आपके पास GitHub है, राइट। तो आप मतलब कोडिंग प्रैक्टिस वहां पे करो, डेटा वहां से उठाओ, है ना। और प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं कि प्रोजेक्ट्स वो मेंटोर्स फिर बताते हैं कि आपके डेटा पे आप क्या क्या बेटर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, है ना। वो तो मतलब आपका अकॉर्डिंग टू डेटा पे आप वर्क कर रहे हो या केस स्टडी पे जिस वर्क कर रहे हो कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो मोस्टली Kaggle ही हम लोग यूज करते हैं। Kaggle पे बहुत ज्यादा डेटा मिल जाता है, और इवन आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत ज्यादा वहां पे है ऑप्शंस, है ना। ठीक है, ओके। विद दैट, कि आपके हिसाब से डेटा की इंडस्ट्री में आने के लिए क्या मेंटोरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिना मेंटोरशिप के मुश्किल है ये इंडस्ट्री में आना? आपकी बस जो जर्नी है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मतलब। और मेरे को ऐसा लगता है कि बिकॉज आप जब मेंटोर नहीं होगा, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, तो आपको फिर, क्योंकि इतना कुछ है सीखने को, फिर क्या करते हैं ना लोग, मतलब वो सब कुछ सीखने लग जाते हैं। Exactly. और जब वो सब कुछ सीखने लग जाएंगे तो उसमें फिर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और सब कुछ आएगा भी नहीं। Exactly. है ना। तो इसलिए मेरे को मेंटोरशिप की थोड़ी सी मतलब वो है कि मतलब आपके पास मेंटोर होना चाहिए। Exactly. और कम्युनिटी का भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कम्युनिटी से क्या होता है ना, आपको पता चलता है मार्केट में क्या चल रहा है। True. और आपके कनेक्शंस बनते हैं, रेफरेंसेस मिलते हैं, exactly. है ना। तो कम्युनिटी और मेंटोरशिप का ये एडवांटेज। तो आप इस समय पे क्या कहोगे कि LinkedIn हो गया, Indeed.com हो गया, है ना, और 2-3 साइट्स हैं, है ना, तो Naukri.com है, तो इनसे जॉब लगना इजी है कि मुश्किल है? अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है तो आपको अप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद कॉल्स और इनवाइट्स आते रहेंगे। बट रेज्यूमे अगर टू द पॉइंट नहीं है तो फिर। लेकिन लिंक्डइन और इंडीड पे हमने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई तो करना पड़ेगा ना? नहीं, खुद आ जाते हैं। अच्छा, कैसे? खुद आ जाते हैं, इनवाइट्स आ जाते हैं खुद। मतलब जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं ना, अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, है ना, मान लो आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल बना रखी है, प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, है ना, और मतलब है ना कि जो कि तो और जो कि मार्केट रेलेवेंट है ना, तो आपके पास जो रिक्रूटर्स हैं वो पहले से ही ढूंढ रहे होते हैं ना, मतलब आपके जो पोजीशंस ओपन होती हैं वो भी तो सर्च करते हैं, तो वो फिर आपके पास खुद ही आ जाते हैं। तो वो हमें लिंक्डइन पे वो अपडेट करना पड़ेगा ना अपना रिज्यूमे रेगुलर बेसिस पे। ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी कि मतलब आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब है ना कि जो कि मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, राइट। तो अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है ना तो ही आपके पास कॉल जाएंगे इंटरव्यू के। रेज्यूमे इज द फर्स्ट स्किल, मैं फिर भी सेकंड मानता हूँ। रेज्यूमे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपका रेज्यूमे जो है वो सबसे मतलब अच्छा होना चाहिए। ओके। तो हाँ दिव्यंकर, जैसे कि आज वर्किंग प्रोफेशनल्स और फ्रेशर्स जो है बहुत मिस्टेक करते हैं। कोई नया बंदा आया मार्केट में तो वो अपनी रिज्यूमे अप्लाई करने आया, कहीं पे जॉब अप्लाई करनी है, तो वो क्या करते हैं, एक रिज्यूमे उन्होंने बनाया, उसमें सारी स्किल सेट, अपनी हार्ड स्किल सेट, सॉफ्ट स्किल सेट सब उसमें भर दी, है ना, और वो जितनी भी कंपनीज के अप्लाई कर रहे हैं उसी का यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये सही है कि ये गलत है कि हर कंपनी में जो हम लोग प्रेफर करते हैं, हम लोग मोस्टली बोलते हैं कि आप जो कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो रिज्यूमे उसके अलाइन होना चाहिए, है ना? तो आपका इसमें क्या कहना है? तो आप बिल्कुल सही करते हैं, मतलब क्योंकि क्या है कि आप जब आपका कीवर्ड मैचिंग होती है आजकल, अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आप जो रिज्यूमे से मैच नहीं करेगा तो फिर
वो उस पे आगे उस पे कुछ कार्रवाई होगी नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका रेज्यूमे जब आप अप्लाई करते हैं तो आप चेक करें कि आपका रेज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है। राइट। अच्छा, हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आप मतलब हर बार बहुत सारे रेज्यूमे बनाए, ऐसा तो है नहीं। True. तो मेरे हिसाब से आपके पास कम से कम 3 रेज्यूमे होने चाहिए। कि 3 रेज्यूमे एज इन कि आपके पास एक डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट का रेज्यूमे होना चाहिए जो कि आपका एनालिसिस और उन टूल्स को टैकल करते हुए प्रोजेक्ट्स दिखा रहा है। राइट। फिर आपके पास डेटा इंजीनियरिंग का होना चाहिए कि मतलब आपका जो पाइथन और जो मतलब है ना, जो उस स्किल सेट्स को कर रहा है। और अगर आप मतलब थोड़े से सीनियर हैं अपने एक्सपीरियंस में और आप सीधे टारगेट कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट को, तो आपको उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब डेटा साइंटिस्ट में भी आपकी मल्टीपल जॉब्स हैं। आपके कोई चर्न मॉडल पे काम कर रहा है, कोई फाइनेंस पे काम कर रहा है, कोई आपकी एजेंटिक मॉडल्स पे काम कर रहा है। तो आपको उसके हिसाब से ही अपना रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। आपके पास वो नहीं तो फिर मतलब फिर कॉल आना मुश्किल है, रिवर्ट आना मुश्किल। एग्जैक्टली। तो आपके हिसाब से कि लिंक्डइन में हो गया, इन सब में हो गया, इजी है जॉब लगना? देन अगेन हाँ, मतलब फ्रेशर्स के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मतलब आपका टाइम चाहिए, उसमें टाइम चाहिए आपको, क्योंकि ऑब्वियसली मोर देन टेंस ऑफ थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पीपल तो अप्लाई कर ही रहे हैं वहां पे। इफ यू आप कोई भी अगर इजी अप्लाई बटन आप किसी भी एक जॉब में देखोगे तो आपको उसमें दिखेगा कम से कम 100 अप्लाइड ऑन दिस लिंक प्रीवियसली, 200 अप्लाइड ऑन दिस लिंक प्रीवियसली। हाँ, इवन आज सुबह ही मैं देख रहा था कि एक कंपनी का, मैं नाम नहीं लूंगा, जस्ट जॉब 48 आवर्स पहले जो है उन्होंने, कंपनी ने डिस्क्रिप्शन लॉन्च किया, जॉब का लॉन्च किया कि ये हमें इसके लिए हायर करना है, और मोर देन 2500 पीपल ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया उस जॉब के लिए। तो वो तो है कि इसमें कंपटीशन तो है, तो उसमें अगर आपका रेज्यूमे अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब वो 2500 रेज्यूमे में आपका रेज्यूमे पढ़ेंगे तो नहीं, एग्जैक्टली है ना, तो वो कैसे करेंगे? वो कीवर्ड मैचिंग से और ऐसे आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आपका रेज्यूमे में जो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होना वो बहुत जरूरी है। तो इट्स लाइक ये क्या है कि जैसे अब मैं तो मतलब भगवान का आशीर्वाद भी अब जो भी है ना कि मतलब आई वोंट से मतलब, लेकिन मेरे पास खुद कॉल्स आ जाते हैं। मतलब मैं अपनी तरफ से जाकर के अप्लाई नहीं करता हूँ जॉब्स पे फॉर अ लॉन्ग वाइल, लाइक फॉर लाइक यूकेजी में भी और इससे पहले भी मैंने अप्लाई नहीं की जॉब्स के लिए। मतलब मेरे पास खुद रिक्रूटर्स के कॉल आ जाते थे कि अच्छा हमारे पास ये पोजीशन ओपन है कि आप इसके लिए अप्लाई मतलब करना चाहेंगे। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना, उसके लिए टेक्निक्स हैं वो आपके मेंटोर बताएंगे आपको कि आप इसमें तो अपनी इंटरैक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपको अपने आप ही कॉल आ जाते हैं, तो इसके लिए आपने कोई ऐसा कुछ किया है कि लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है? हाँ। कि कुछ ऐसा कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है कि रिक्रूटर्स आपके पोर्टफोलियो को देख पाए, गिटहब जा पाए, कुछ क्या है उसका? हाँ जी एग्जैक्टली। तो मेरा एक तो रेज्यूमे बहुत अच्छा है, टारगेटेड है, प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे मेंशन्ड है उसमें, और जैसे जितने भी टूल्स पे मैंने काम किया है वो सारे मेंशन्ड है। फिर उसमें लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है जिसमें गिटहब के लिंक है, मेरा एक कवर पेज है और मेरा एक मतलब एक्सटेंडेड रेज्यूमे है जो कि मतलब प्रॉपर्ली जो करियर स्कैन देता है। तो मैंने काफी डिटेल्स इंक्लूड किए हैं उसमें, है ना, और जो कि मतलब हेल्प करता है एक रिक्रूटर को डिसाइड करने में कि हाँ मतलब इफ आई एम फिट फॉर दैट प्रोफाइल और नॉट। तो ये सारी चीजें मतलब अपना प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा तभी मतलब दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट लाइक इवन बिफोर लाइक स्किल सेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको स्किल के बिना तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, बट रेज्यूमे के बिना आपके वो इंटरव्यू लाइनअप ही नहीं होंगे। अमेजिंग। तो देवेंकर, जैसे कि अब चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हम लोग ने ये थोड़ा रोड मैप वगैरह, मेंटरशिप वगैरह टॉपिक कर लिया, तो थोड़ा लाइट करते हैं, है ना। तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो उसमें आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं। इवन एडटेक का बहुत ज्यादा नाम खराब हो रहा है कि कोई भी आके बंदा अपना कोर्स लॉन्च कर दे रहा है। उसका क्या कहना है आपका? सो आजकल ना बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, इवन ऑन यूट्यूब एंड एडटेक आपके बहुत सारे कोर्सेज, यूडेमी, हर जगह। हाँ जी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब आप थोड़ा सा अपनी तरफ से रिसर्च करें एज इन कि आप देखें कि उसके रिव्यूज कैसे हैं, आपका मेंटोर कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है उसका, और मतलब है ना कि वो आप जो सीखना चाह रहे हैं वो उससे रिलेवेंट है कि नहीं, है ना। और बाकी तो फिर मतलब लर्निंग तो सेल्फ लर्निंग तो इम्पोर्टेंट है। आप यूट्यूब से भी सीखना पड़ेगा, आपको कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, और एक नहीं मल्टीपल करने पड़ेंगे एक्चुअली। क्योंकि मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू गेट
डेटा, गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, उसको फिर कनेक्टिंग द डॉट्स, तभी तो होगा दिमाग में। Exactly, पूरी डिटेल्स मांगेगी, कोर्स कंटेंट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या वो फायदा होगा कि नहीं होगा, मेंटोरशिप कैसे दे रहे हो, है ना, सपोर्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्योंकि क्या है वो कोर्स भेज देंगे आपको और उसके बाद जो है पीछे का कोई सपोर्ट नहीं देंगे, है ना। तो गाइस मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, वर्कशॉप में लेकर आएंगे आपको और अपना कोर्स आपको दे देंगे, उसमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई लाइफ मेंटोरशिप नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो ऐसे प्रोग्राम का कोई यूज नहीं है। आप यूट्यूब में जो आपको बहुत प्रोग्राम्स मिलेंगे आप वहीं से पढ़ सकते हो, है ना, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, प्रॉपर रोड मैप चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और क्लैरिटी चाहिए कि आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स में एग्जैक्टली क्या करना है, तो हमने बनाया हुआ है 30 डेज बूट कैंप, मास्टर डेटा साइंस बूट कैंप, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं पाइथन, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, टोटली बेसिक से लेकर एडवांस तक, है ना। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उसको चेकआउट करो और हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। इवन जैसे अब मार्केट में क्या चल रहा है, एड्स हम देखते हैं, बहुत सारी एड्स चल रही है मार्केट में कि 64 लाख रुपीस पर एनम, है ना, 50 लाख रुपीस पर एनम, ड्रीम सेल कर रहे हैं, है ना, और आपको आपकी कमियां गिनवा रहे हैं कि क्या आपको नौकरी नहीं लग पा रही है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे हैं कि ड्रीम सेल करके आपको जो है अपना वर्कशॉप में लेकर आएंगे, वर्कशॉप में लाने के बाद आपको अपना 18,000, अपना 12,000 का कोर्स पिच करेंगे, रिकॉर्डेड कोर्स पिच करेंगे, जिसमें कोई गाइडेंस नहीं है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि ड्रीम उनको मिल रहा है तो वो लोग उस कोर्सेज को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, वर्कशॉप को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस चीज में? सीखना तो पड़ेगा, लेकिन मतलब ड्रीम्स लाइक टू गुड टू बी, लाइक व्हाटएवर इज टू गुड टू बी ट्रू इज ऑलवेज अ स्कैम, सो एग्जैक्टली, सो इट्स लाइक it's simple, right? Like, and आपके पास अगर स्किल सेट्स हैं, once you develop those skill sets, तो फिर आपके उस जॉब की कमी नहीं होगी। ये तो फिर वही हेरा फेरी वाला हो गया, 25 दिन में पैसे डबल और 25 दिन बाद गायब। ऐसा नहीं होता, लाइक क्योंकि it's a continuous journey, it's just that कि आपको स्टार्टिंग में जैसे सबको एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। एक बार जब स्टार्टिंग में आप पुश कर लो उसको, है ना, मतलब आप जब मतलब वंस यू लाइक लॉन्च दैट रॉकेट, देन फिर आपके हाथ में आती है वो चीज, है ना, और आगे भी मतलब है ना, जैसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वो भी ढूंढना चाहिए और कोर्सेज भी करने चाहिए, सब करना चाहिए। नेवर से नो टू कोर्स, नेवर से नो टू लर्निंग, इट्स जस्ट दैट आइडेंटिफाई व्हाट इज राइट फॉर यू। ट्रू। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बंदे जो है ना, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। मतलब एक बार जॉब लग गई, फिर उसके बाद तो उनको कुछ आगे सीखना नहीं है। भाई जॉब लग गई, मस्त पैसा आ रहा है, उसको उड़ाओ, फिर पैसा आएगा फिर उड़ाओ, और जब आखिरी में लगता है कि नहीं भाई इस पैसे से मेरा पूरा हो नहीं पा रहा, फिर वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो तब तक बहुत ज्यादा फिर वो लेट हो जाता है ना, क्योंकि जो ग्रोथ है, ग्रोथ माइंडसेट, जैसे हम मतलब सेशंस में लेते हैं ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर, है ना, कि आपका कभी भी मतलब रिजिड माइंडसेट नहीं होना चाहिए, है ना। कभी कभी मैंने ये भी माइंडसेट दिया है कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, है ना, क्यों नहीं कर सकते, मतलब है ना, कि मतलब सब कर सकते हैं ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीजें हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू प्रोवाइड लाइक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड पेशेंस एंड थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट ईच एंड एवरी डे, डेली मतलब अपने लर्निंग्स में आपको देना ही पड़ेगा। सिर्फ ये टेक्निकल स्किल सेट्स ऑफ लर्निंग्स भी हमें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि अब हम बोलते हैं कि भाई बुक्स पढ़ो, है ना, अपना माइंड ओपन करो, माइंडसेट ओपन करो। सबसे मेन प्रॉब्लम जो वर्किंग प्रोफेशनल्स में है कि वो एग्जैक्टली अंडरपेड हैं, जिसकी वजह से वो अपना माइंडसेट नहीं खोल पा रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि भाई मैं ये अचीव ही नहीं कर पाऊंगा ये सैलरी पैकेज, तो ये बहुत मुश्किल है। कंफर्टेबल हो चुके हैं, एग्जैक्टली, कंफर्टेबल हो गए। जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर आप ग्रोथ से हट जाते हैं, है ना। तो अब अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते आप, है ना, कि आप सोचते हैं कि मतलब है ना, आप कर तो लिया, है ना, वीकेंड पे सोएंगे, लेकिन अब रोज मैं बोलता हूँ आधा घंटे नहीं दे पा रहे, आप 10 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो आप रोज, है ना। और अगर कभी दे सकते हो, जैसे अगर आपको अलाउ करता है आपका टाइम, तो आप 1-2 घंटे 3 घंटे भी दो, है ना। बट थोड़ा सा मतलब ईच स्टेप, लाइक अ डे, एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसमें बोला है कि भाई आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, चाहे आप 5 मिनट ही दो उस चीज को। 5 मिनट ही आप उसको दो, डेली दो। लेकिन क्या होगा, आप 5 मिनट बैठोगे, उसके बाद आप 15-20 मिनट, आधा घंटा कब दे दो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। एंड एवरीथिंग विल टिल द टाइम those dots start connecting, है ना। जब तक वो जो डॉट्स है वो कनेक्ट नहीं होंगी, तब तक सब कुछ बिल्कुल ऐसे लगेगा कि अरे ये क्या चल रहा है। और जैसे वो डॉट्स कनेक्ट होंगी ना, फिर मतलब सब everything is going to start making sense, everything is going to be easy। आपको कॉन्वर्सेशंस भी आ जाएंगी, आपको
पता भी चल जाएगा आपको क्लाइंट्स को क्या बोलना है, आपको क्या करना है ना, मतलब। और फिर करने के तो बहुत तरीके हैं, करने के तो आप एआई से भी कर सकते हो, एक्सेल से भी कर सकते हो, SQL से भी कर सकते हो, पाइथन से भी कर सकते हो, और सीख सकते हो। अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है बल्कि सीखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मतलब YouTube पे अवेलेबल है इधर, है ना, तो एग्जैक्टली मेक सेंस, टोटली मेक सेंस। ओके, आपका क्या रूटीन है? आप डेली पढ़ते हो? आपका? मैं कोशिश करता हूँ डेली पढ़ने की। मैं डेली मजे करता हूँ और उसमें हाँ बीच में पार्ट होता है जहाँ पे हाँ मेरा लर्निंग इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जहाँ पे मेरा अभी रोल है, अब क्या है कि हम लोग एजेंट्स पे काम कर रहे हैं, राइट। और एजेंट्स पे अब इतना सारा मटेरियल है, इतना सारा मटेरियल है, और तो अब सीखना पड़ता है। अभी जैसे गूगल ने अभी रिसेंटली एजेंट डेवलपमेंट किट ADK लॉन्च किया है, राइट। तो अभी उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल, राइट। So the perk is like my job, it pays me to learn. So because अब तो मतलब वही बोलते हैं कि आप सीखो तो अब ये हो गया है। लेकिन पहले जब मैं स्टार्टिंग में था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तब टाइम नहीं होता था, और उस टाइम तो ऑफिस मतलब 5 डेज ऑफिस होते थे। अब तो वर्क फ्रॉम होम है, तो अब तो फिर भी थोड़ा वो है तब, लेकिन मैं टाइम निकाला करता था। तो मतलब इसमें भी, जॉब में भी कंपाउंडिंग अपना वर्क करता है, लेकिन कंपाउंडिंग वर्क करता है। exactly. अगर आप सही ढंग से उसको यूज कर रहे हो, है ना, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है कि कंपाउंडिंग वर्क करता है, ये जॉब में वर्क करता है, काम करता है, सैलरी पैकेज में वर्क करता है, सब में काम करता है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस है क्या? आपका एक्सपीरियंस यही तो है, द कंपाउंडिंग ऑफ द एक्सपीरियंस, लाइक ऑफ द थिंग्स व्हिच यू डू, वही फिर आपको एक मतलब जगह पहुंचा देती है। मतलब फ्रेशर को शुरुआत में जो है पैसा खर्च करना है सीखने के लिए, कुछ साल काम किया तो पैसा कंपनी देगी कि भाई तुम सीखो, अब सीखो। हाँ, सारे मतलब जैसे हमारी कंपनी हमको कोर्सेज के लिए पैसे देती है, और लिंक्डइन लर्निंग हमको फ्री में दे रखा है, प्लूरल साइट है वो फ्री में दे रखी है कि आप सीखो, मतलब आप, है ना, कि ये वो चाहते हैं कि हम, मतलब क्योंकि आप अगर एक डेटा साइंटिस्ट तक पहुंच, एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बैकएंड काम, इन डेटा साइंटिस्ट में आपके कॉन्टिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। क्योंकि अब आप अगर आज के मार्केट में अगर आप रिग्रेशन के साथ जाओगे और आप रैंडम फॉरेस्ट के साथ जाओगे, तो वो कोई मॉडल यूज ही नहीं करता। तो पूछेगा मेरी मतलब। Got it. अच्छा, आपका लाइफ कैसी आसान हुई है? मतलब कि जब शुरुआत में डेटा एनालिस्ट के रोल में थे, फिर डेटा इंजीनियर के रोल में आए, आप डेटा साइंस के रोल में आए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के बाद थोड़ा काम कम हो गया, क्या सीन है? हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक थी, मतलब मेरी पहले भी सही कर रहा था। हाँ, सैलरी कम थी और ऑब्वियसली, लेकिन तब उस समय खर्चे भी कम थे तो लेकिन मतलब मैंने कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को अपना मोटो बना के रखा है कि मैं जब तक मैं हमेशा नेक्स्ट एक लेवल सोच के रखता हूँ कि मतलब मेरा लॉन्ग टर्म गोल चालू ही रहता है, मतलब है ना कि आई ट्राई टू लाइक गो विद दैट, लाइक कि अभी भी मतलब मेरा लॉन्ग टर्म गोल मल्टीपल एस्पेक्ट्स में है, और हाँ मैं उस पर हमेशा उसी एफर्ट से काम नहीं कर पाता जिस एफर्ट से करना चाहिए, है ना, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मतलब करूँ उस पे काम, है ना, और मतलब हफ्ते में मैं टाइम निकाल ही लेता हूँ। अल्टीमेटली मेरा टीचिंग से भी यही था, जो मैं टीचिंग में आया कि अगर मैं किसी को सिखाऊंगा तो उसमें एक तो मेरा भी रिवीजन होगा, और फिर मैं न्यू स्किल्स उसको सिखाऊंगा तो फिर मैं भी सीखता रहूंगा। तो मतलब है ना कि जैसे कोई मेरे स्टूडेंट्स है वो जनरेटिव एआई सीखते हैं, कोई मेरे स्टूडेंट्स है वो मशीन लर्निंग सीखते हैं, कोई मेरे वो फ्रंट एंड सीखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मतलब कि उनको सिखाने के चक्कर में, और कोई अगर जैसे कोई मतलब है ना, तो मैं भी सीख लेता हूँ मतलब है ना, मेरे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते हैं, और जब उस चीज को आप मल्टीपल टाइम्स कर रहे होते हैं ना, तो वो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, वो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे निकलता है अच्छा ओके। अमेजिंग। तो मुझे ये क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन गाइस मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पर्सनल क्वेश्चन है। क्या सैलरी पैकेज है आपका? एक रेंज बताइएगा, एग्जैक्ट ना बताइएगा। मेरा सैलरी, मैं हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हूँ। ओके, अमेजिंग। कोई रेंज बताना चाहेंगे जिनको इजी हो जाए उन लोगों के लिए? हाईएस्ट टैक्स स्लैब तो मतलब वो तो फिर रेंज है। ग्रेट, ओके। और इस सैलरी पैकेज तक आने के लिए आपने कितनी मेहनत करी? मेहनत, किस्मत, और मतलब बहुत सारी चीजें होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि अ पर्सन शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव, है ना, तो मतलब भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ कि मतलब है ना कि मतलब जो चाहा वो मतलब मिलता चला गया ना, मतलब नेक्स्ट स्टेप वो आता चला गया ना। और सैलरी मतलब ऐसे था कि स्टार्टिंग में वही 10-15, लेकिन फिर वो एकदम से एक्सपोनेंशियली फिर राइज कर जाता। और हर बार जो आपने स्विच किया है, कितने परसेंटेज का हाइक आपको मिला है हर बार? मेरा इस वाली में
मैक्सिमम, क्योंकि मैं डेटा साइंटिस्ट पोजीशन पे हुआ था, तो इस वाली में मैक्सिमम मेरा हाइक हुआ था। ओके, तो मेरा 100% हाइक कर दिया था, मैं सैलरी डबल कर दी amazing. थी। तो उससे पहले 30%। 2x हाइक हो गया था हाँ इसमें। जी। और ये मेनली आप यूएस क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो कि इंडियन क्लाइंट्स के लिए आप लोग काम कर रहे हो? कंपनी जो है वो यूएस की है, Okay. HCM WFM कंपनी है। तो क्लाइंट्स जो है हमारे वो सारे मतलब यूएस के ही हैं। यहाँ पे भी ऑफिस है, और यहाँ अभी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे भी खुला है, राइट, यूकेजी ने। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से वो ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो लेकिन जिस टीम के लिए मैं काम करता हूँ वो टीम कम्प्लीटली यूएस बेस्ड है। ओके, मतलब कि जो भी मतलब मेरी मीटिंग्स और जो भी जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो सारे मतलब यूएस में ही है। यूएस में। गॉट इट। आपके हिसाब से यूएस वाली बेस्ड क्लाइंट्स के लिए ज्यादा बेटर है काम करना कि इंडियन क्लाइंट्स के लिए? थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल, आई वुड से लाइक, जैसे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो यूएस क्लाइंट्स के साथ होता है ना, वो बहुत स्मूथ होता है। मतलब कि वो आपको बुली नहीं करते है ना। इंडियन क्लाइंट्स ना, आपके जो इंडियन इंटरव्यूअर्स है वो बुली करते हैं है ना। वो आते ही उस प्रोस्पेक्टिव से है कि नहीं, मतलब है ना, इसको तो रिजेक्ट करना है। लेकिन यूएस वाले होते हैं बढ़िया होते हैं, मतलब है ना कि यूएस वाले, यूके वाले, फॉरेन क्लाइंट्स है ना, वो फिर वो कॉन्वर्सेशन करते हैं आपके, है ना, कि वो आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे और आपको मतलब बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहता है। तो मेरा मतलब अभी यही नहीं, मतलब इवन QL2 के बाद से मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं मतलब इंडियन क्लाइंट्स के लिए काम ही नहीं किया मैंने। तो सारे बाहर ही के थे, एक्सा में भी बाहर के थे, और इधर यहाँ पे भी बाहर के ही हैं, और उससे पहले भी जो QL2 में था उसमें भी बाहर के ही क्लाइंट्स थे। तो EXL के बाद मैंने काम नहीं किया मतलब इंडियन क्लाइंट्स के लिए। अमेजिंग, ठीक है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हो फ्रेशर्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो टेक्निकल से या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के, सबके लिए? पहले फ्रेशर्स से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए एडवाइस ये है कि स्टार्ट विद एक्सेल, है ना, कि आप एक्सेल से शुरुआत करो, और अपनी जो लर्निंग है ना उसको टूल बेस्ड हटा करके, जैसे कि मेरे को पाइथन भी सीखना है, मेरे को ये भी सीखना है, मेरे को ये भी सीखना है, मेरे को उसको आउटकम बेस्ड करो। आउटकम बेस्ड एज इन कि आप उससे क्या आउटकम जनरेट कर रहे हो, क्या इनसाइट्स जनरेट कर रहे हो, है ना, कि राइट। तो वो ज्यादा आपका रेज्यूमे भी इफेक्ट करेगा, वो अच्छा बनाएगा, और वो आपको मतलब सीखने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि टूल तो आप सीखते रह जाओगे, और उसमें फिर वो टूल ही है, मतलब है ना, पानी से जैसे आप घुमा ही सकते हो पानी को, मतलब है ना, बट अल्टीमेटली वो घुमा करके टाइट करना है, लूज करना है, वो तो डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। तो वो उससे तो आप आउटकम बेस्ड थोड़ी सी लर्निंग रखिए, है ना, एंड फाइंड अ गुड मेंटर। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब है ना, फाइंड अ गुड मेंटर, बिकॉज जब आप फ्रेशर होते हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होता है, एंड एवरीथिंग इज वेरी ओवरवेलमिंग, है ना। तो आप अगर इफ यू हैव अ गुड मेंटर, ही कैन लाइक गाइड यू टुवर्ड्स लाइक व्हाट you need to learn and how you need to make your projects and like those kind of things. Right. Okay, good, great. Okay, what about working professionals? So working professionals, they're already working. So मैं उनको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास डेटा का एक्सेस है, जैसे जो कि मेरे को लगता है 90% लोगों के पास होगा, क्योंकि मेरे पास भी था, है ना। तो अगर आपके पास डेटा का एक्सेस है तो आप उसी डेटा के साथ खेलना शुरू करो। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आप उसको खेलना शुरू करो। आप उसको पिवट टेबल्स में डालो, आप उससे विजुअलाइजेशन करो, आप समझो बार चार्ट्स क्या होते हैं, आपके कॉलम चार्ट्स क्या होते हैं, आपके ट्री मैप्स कौन से होते हैं, हीट मैप्स कौन से होते हैं, है ना, कि आपके विजुअलाइजेशन का काम क्या है। आप और एक जैसे मैं फॉलो करता हूँ, एक डिकोवा करके एक प्रिंसिपल है, और हर चीज का ना एक वो होता है कि आपका एक स्ट्रीमलाइन करने का एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे डिकोवा होता है डिफाइन, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड विजुअलाइज। तो ये फिर से एक बार आप बताओगे? तो ये होता है डिफाइन, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड विजुअलाइज। तो ये मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने कुछ डिफाइन किया, मतलब कोई प्रॉब्लम डिफाइन की, फिर उसके लिए रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया, फिर उस पर एनालिसिस किया, फिर उसको विजुअलाइज किया। अगर आपका देखा कि अगर उस एनालिसिस से आपका एनालाइज किया, आपका रिजल्ट आपका मतलब का आ रहा है, तो आपने उसको विजुअलाइज किया, नहीं आ रहा तो आप फिर से दोबारा कलेक्शन पे जाओगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो चेंज होती नहीं है ना। आप कलेक्शन पे जाओगे, फिर ऑर्गेनाइज करोगे, फिर विजुअलाइज करोगे, मतलब एनालाइज करोगे, विजुअलाइज। तो एक ये होता है, आइट्रेशंस होते हैं। तो यही आइट्रेशन आपके पास जो रेडिली अवेलेबल डेटा है, आप उस पर करने की कोशिश करो, उससे आप काफी कुछ सीख जाओगे। अमेजिंग। तो दिव्यंकर, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे इस
पॉडकास्ट में बहुत कुछ आपके बारे में जाना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना इसके बारे में। तो अब तो हमें थोड़ा एंड करना है इस पॉडकास्ट को, तो मेरा एक दो सवाल आपसे और है। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे जो डेटा साइंस इंडस्ट्री में आने के लिए हेजिटेट करते हैं? ओके, सो डेटा साइंस में हेजिटेट करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीवन इज वर्किंग ऑन डेटा। मेरे को ऐसा लगता है कि आप डेटा पे तो काम कर ही रहे हैं। तो ये क्या एक नया स्किल सेट है, अगर आप इस स्किल सेट को लर्न कर लोगे तो ये आपको जॉब में ही नहीं, अगर इन द फ्यूचर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और आपके नॉर्मल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करती है। जो आपका अगर एनालिटिकल माइंडसेट अगर डेवलप हो जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब है ना, ये आपको बहुत चीजों में हेल्प करेगा। इवन मतलब ये आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा है। हाँ, लाइफ में आप कोई डिसीजन ले रहे हो, डेटाबेस पे डिसीजन ले लो। यस राइट, लाइक इट्स गोइंग टू लाइक ये आपका एक पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता है। Exactly. मतलब है ना कि बस अब दिक्कत क्या है कि लोग हेजिटेट क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, टफ है, कोडिंग सीखनी पड़ेगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि ये सबसे इजी वे है टेक्निकल इंडस्ट्री में आने का। डेटा एनालिस्ट बन जाओ, फिर धीरे धीरे कोडिंग सीख के डेटा इंजीनियर के में आओ, फिर डेटा साइंस में आओ। सबसे इजी वे है टेक्निकल बैकग्राउंड में आने के लिए। हाँ जी, ये मतलब अगर आपके पास डायरेक्शन है और आप करना चाहते हैं तो ये बहुत इजी है। मतलब एक्सेल पे तो सब काम कर ही रहे होंगे, बट वो अलग तरीके से काम करते हैं। थोड़ा सा बस उसका तरीका बदलना है और मतलब एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करना है। लाइक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सिंपल। मतलब और हमें कोडिंग बैकग्राउंड की तो कोई जरूरत नहीं है ना इस इंडस्ट्री में आने के लिए। आज से अगर आप 4 साल पहले पूछते तो मैं बोलता हाँ बिल्कुल जरूरत है, लेकिन अब तो क्या है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई तो नहीं, एज सच कोई मतलब जरूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, पता होना चाहिए क्या करना है, और आप धीरे धीरे वो एआई की मदद से कीजिए और फिर धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। मतलब है ना कि मतलब वो फिर आ ही जाता है सब कुछ। राइट। और एट लास्ट डेटा साइंटिस्ट बन गए तो लाइफ कैसे चेंज होगी? लाइफ ऐसे चेंज होगी कि पर्सनल लाइफ, अच्छी सैलरी, मतलब फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, नो हेडेक, आपके बॉस भी आपको परेशान नहीं करेंगे, स्प्रिंट मॉडल्स पे काम करेंगे तो अच्छा काम है। मतलब इट्स अ वेरी गुड वर्क, मतलब हेक्टिक फ्री काम है। हाँ, मजा आएगा काम करने में। इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल वर्क, ये मतलब बहुत दिमाग लगाने वाला काम है, और जब दिमाग लगाने वाला काम होता है ना तो उसमें मजा आता है, इंटरेस्ट रहता है कि इंटरेस्ट आता है, हर बार नया काम, हर काम अलग होता है। मतलब यू विल नेवर डू 2 projects which are the same। आपको हर बार अलग ही काम करना पड़ेगा। अमेजिंग। तो ये, और आपकी लर्निंग भी कभी, और आपका एक लर्निंग माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि आप उस फ्लो में आ जाते हो कि है ना कि आप लर्निंग एंजॉय करने लगते हो, है ना, बोरिंग नहीं होती लाइफ। गेमिफिकेशन काइंड ऑफ। हाँ जी। तो गाइज आज के पॉडकास्ट हम लोगों ने बहुत कुछ जाना दिव्यंकर के बारे में, दिव्यंकर जी का माइंडसेट के बारे में कि कैसे डेटा साइंस की इंडस्ट्री में आ सकते हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। तो आई होप कि आपका एग्जैक्टली क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि आपको करना क्या है और कैसे इस इंडस्ट्री के लिए ग्रो करना है और क्या रोड मैप आपके लिए होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे पॉडकास्ट हम लोग रेगुलरली करते रहें नए मेंटोर्स के साथ और न्यू प्रोफेशनल्स के साथ जो आपको बता सके कि वो अपनी इंडस्ट्री में कैसे डेटा साइंटिस्ट बने या डेटा एनालिस्ट बने या डेटा इंजीनियर बने या बिजनेस एनालिस्ट जो भी है ना, तो आप सिंपली कमेंट करो इस वीडियो पे और हम लोग बिल्कुल आपके लिए वो एक काइंड सीरीज बनाने के स्टार्ट कर रहे हैं और सीरीज पे हम वर्क कर रहे हैं। विद दैट अगर आपको जो है डेटा साइंस की इंडस्ट्री में आना है ना और प्लेसमेंट के लिए हेल्प चाहिए, इंटर्नशिप के लिए हेल्प चाहिए, तो हम लोगों ने एक सिंपल सा 30 डेज का मास्टर डेटा साइंस बूट कैंप बनाया हुआ है जिसमें आप सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखोगे, पाइथन में, स्टैटिस्टिक्स में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ये बहुत ईजी वे में है। ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, इसमें आपको सेल्फ ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्फ मतलब कि बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा कैसे आपको मूव फॉरवर्ड करना है, रोड मैप आपको दिया जाएगा, क्लैरिटी दी जाएगी कि आप अपनी इंडस्ट्री में कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। सो टाइम वेस्ट ना करो, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो राइट नाउ और मास्टर डेटा साइंस बूट कैंप के लिए एनरोल करो। और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए फर्स्ट 100 पीपल के लिए हम इसको दे रहे हैं 400 रुपए से कम में, जस्ट फॉर 399 रुपीज ओनली। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो राइट नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एनरोल फॉर दिस, ठीक है।